डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर हमने एक चैप्टर शुरू किया था, नाम था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है, यहाँ आपका जो बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड, वो कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन दोनों का मतलब एक ही होता है। देखो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे? जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मनी इन्वॉल्व होता है, जो एक्टिविटी मनी यूज करके कोई करती है उसको हम कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। यानी इन शॉर्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मनी इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आप बताओ, बिजनेस में बिजनेस का पहला वर्ड ही है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है वो? इकोनॉमिक का मतलब होता है मनी, पैसा, वेल्थ। तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही कमर्शियल में नहीं आता, प्रोफेशन ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेकिन आपका ओसीएम ज्यादा बिजनेस पे फोकस करता है, इसलिए मैं इसको चेंज करके आपको नाम दिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर में हमको एक नया व्यू मिला। क्या मिला? कि हमारा व्यू चेंज किया कि हर एक बिजनेस का मेन मोटिव तो होता है प्रॉफिट अर्निंग, बट नॉट अ सोल। जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जिससे वो डील करती है, अब बिजनेस एक एक्टिविटी करने के दौरान हम तरह तरह के लोगों से डील करते हैं, और जितने भी लोगों से डील करते हैं वो अलग अलग टाइटल लेके बैठा हुआ है। जैसे कोई पर्सन को कस्टमर बोलते हैं हम, कोई पर्सन को ओनर बोलते हैं, कोई पर्सन को हम गवर्नमेंट बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स को, कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम कम्युनिटी बोलते हैं, कोई पर्सन को हम एम्प्लॉय बोलते हैं। ये सब है तो लोग ही, बना हुआ लोगों से ये, लेकिन ये सब लोग जो है अलग अलग टाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, और ये सभी लोग सोसाइटी के पार्ट होते हैं। और जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन सभी लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां लेगा, अलग अलग बोलो क्या जिम्मेदारियां लेगा, इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, तो हम उसको कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ऐसे 6 टर्म्स तुमको अलग अलग दिए हुए हैं। पहला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कंज्यूमर, टूवर्ड्स एम्प्लॉय, टूवर्ड्स ओनर, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड इन्वेस्टर्स एंड टूवर्ड कम्युनिटी, यानी इन शॉर्ट सोसाइटी खुद की, कि इन सब में जिम्मेदारी क्या क्या लेनी है। तो इसमें से पहला पार्ट हमने शुरू किया था टूवर्ड्स कंज्यूमर, यानी क्या, जब भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के लिए कौन सी जिम्मेदारी लेना चाहिए, वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे थे। प्रीवियस सेशन में हमने ये सब डिस्कस किया। ओके, अब हम आज वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंज्यूमर एज अ किंग है मार्केट का। तो 2 जिम्मेदारी हमने देखी कि कंज्यूमर का पहला जिम्मेदारी क्या है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। तुम्हारी दुकान ने जब भी तुम्हारे कंज्यूमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दिया है रीजनेबल प्राइस पे, तो समझ आना तुम्हारी दुकान वहीं पे जीत गई, क्योंकि कंज्यूमर का सपोर्ट बहुत जरूरी है। कंज्यूमर ने अपना इंटरेस्ट अगर तुम्हारी दुकान से विड्रॉ कर दिया, उस दिन तुम्हारी दुकान का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। दूसरा हमने देखा रेगुलर सप्लाई, यानी क्या, अगर कोई डेफिसिट होने वाली चीज है, करो ना, कमाने के लिए बैठे सब लोग, लेकिन जो चीज सरप्लस है उसका फिक्टिशियस डेफिशिएंसी दिखाकर आप कस्टमर को लूट नहीं सकते। कमाना और लूटना ये अलग अलग बात होती है। कमाया हक से जाता है, लूटना जो होता है ना वो जबरन होता है, किसी की बदुआ है लेकिन मतलब नहीं है। और चलो सोशली, चलो वो तो चलो अनएथिकली है ही, वो तो मॉरलिटी के बेस पे, लेकिन तुमने अगर ऐसा कोई काम किया भी तो अपने आप तुम्हारा बिजनेस पीछे जाएगा। पूछो क्यों? कस्टमर को जिस दिन सब्स्टिट्यूट मिला तुम्हारा, वो तुम्हारे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देगा, और प्रोडक्ट अगर रिप्लेस हुआ तुम्हारा तो कोई लेगा ही नहीं, तो भैया कमाई कहां से होगी, प्रॉफिट कहां से होगी? दैट्स व्हाई अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर को रेगुलर गुड्स प्रोवाइड करना, इससे तुम्हारी मार्केट में एक इमेज बनती है। क्या बनती है? कि तुम्हारे पास कोई भी चीज अवेलेबल होता है। आज देखिए, हम लोग शॉपिंग कहां से करते हैं? हम लोग शॉपिंग करते हैं वन रूफ फॉर ऑल, यानी एक की छत के नीचे हमारे को सब मिल जाए। अब आप देखिए ना, हम डीमार्ट क्यों जाते हैं शॉपिंग करने, बताओ? क्योंकि गए तो पूरा ग्रोसरीज, स्टेशनरीज सब आपको मिल जाता है ना, ऐसा कोई रूट आइटम नहीं है जो छोड़ा है, और वो भी एक टाइम नहीं, रेगुलरली क्या मिलता है, और स्कीम्स भी अच्छी देता है। तो इस तरीके से ये जो बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स है, इन्होंने ये जिम्मेदारी ली हुई है, इसलिए वो अपने आप चल रहे हैं, अपने आप प्रॉफिट भी इंजॉय कर रहे हैं, अपने आप सर्वाइव भी कर रहे हैं, अपने आप ग्रोथ भी कर रहे हैं। ओके, थर्ड, अब थर्ड शुरू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो है आफ्टर सेल सर्विस।
यानी क्या, बेचने के बाद सिर्फ छुटकारा नहीं देना है, बेचने के बाद उसको सपोर्ट करो, सर्विस दो। अभी एग्जांपल दूं, अभी आप देखो विवेक बिंद्रा का बहुत ट्रोल चल रहा है अभी यहाँ पे। ट्रोल क्यों चल रहा है? वो अपने कोर्सेज बेचने के बाद आफ्टर सेल्स सर्विस नहीं दे रहा था, यानी किसको, वो अपना मार्केटिंग टीम में ऐड कर रहा है, तो उसको वो कोर्स बेचना कैसा है वो उसको पता ही नहीं है बेचारे को, और वो बेचने के लिए, अब कोर्सेज बेचने के लिए यानी प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको कोई सर्विस नहीं मिल रही। तो ये ट्रोल इसी के चल रहा है। ऑनेस्टी इसको बोलते हैं कि आपने बेचने के बाद भी हम आपके सामने खड़े। आप देखिए ना, कोई भी आप नॉन गारंटी आइटम और गारंटी आइटम में फर्क क्या होता है? ये तो होता है कि आज हम कोई भी चीज में रिलायबल होने के लिए हमको गारंटी चाहिए। आज हम एज ए कस्टमर, एक कॉमन पीपल एक कस्टमर बन के अगर करेगा तो वो क्या चाहेगा कि भाई मुझे आफ्टर सेल सर्विस मिले, यानी क्या, सेल होने के बाद दुकानदार अपने हाथ खड़े ना कर दे, मैन्युफैक्चरर अपने हाथ खड़े कर दे, कंपनी अपने हाथ खड़े कर दे कि यार मेरे से को लिया ये प्रोडक्ट, मैं नहीं हूँ बंदा वजह। अगर आपने ऐसा काम किया तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा क्या? अब आप देखो मार्केट में किन कंपनी ने अपनी गुडविल कमाई, बताओ किन कंपनी ने अपनी गुडविल कमाई? जिन कंपनियों ने आफ्टर सेल सर्विस दिया, है ना। आज हम कोई भी चीज जब प्रोडक्ट लेते हैं, सबसे पहले काम क्या करते हैं, इसके प्रोडक्ट तो लेना आसान है, इसके बाद सर्विस मिलेंगी क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। जैसे एग्जाम्पल अभी ओला आई, ओला शुरुआत में तो 1 लाख रुपए की दे रहे थे, देखा ना आपने, लेकिन लोग फिर भी हेजिटेट हो रहे थे उसको खरीदने के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि ओला कंपनी ने ओला तो निकाली, गाड़ी तो एक नंबर थी लुक वाइज भी, नो डाउट, लेकिन उसकी सर्विस सेंटर कहाँ है पता नहीं। तो कस्टमर क्या सोच रहा था कि यार मैं 1 लाख रुपए की इन्वेस्ट तो कर लूं, लेकिन उसके बाद मुझे सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलना। प्रोडक्ट बेचना आसान, देखो प्रोडक्ट बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट के बाद आप कस्टमर को मेंटेन कैसे रख रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। और वो मेंटेन रखने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के बाद आपको सर्विस भी देनी है इफिशिएंटली, कॉम्पिटेंटली, तब जाके आपका एक इमेज मार्केट के अंदर बिल्ड होता है, आपका नहीं आपकी दुकान का। मतलब समझा आपको क्लियर? तो आज वो ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो की हुई है जिसने सेल सर्विस प्रॉपर कॉम्पिटेंटली दिया हुआ है, और उन्हीं की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम गुडविल ब्रांड करते, कहते हैं ब्रांड, क्योंकि वो लोग टिके हुए, अपना लॉस भले करेंगे लेकिन सर्विस देंगे। अब आप देखिए बीच में ओला की वो आगे का जो पैनल है वो टूटने की बहुत ज्यादा आ रही थी, तो ओला ने क्या किया, ओला ने सबको रिप्लेस कर दिया। ऐसा नहीं कि जो भाई मैंने बेच दिया आपका मैं रिप्लेस करूं भैया, नहीं, तुम आओ अपने सेंटर पे, हम आपको रिप्लेस कर देंगे। वो मोटा वाला पार्ट लगा के दिया, आपने देखा होगा ना, आगे का जो पैनल था वो टूट रहा था, उसका सस्पेंशन जो भी था, तो वो रिप्लेसमेंट क्यों कर दिया, प्रोडक्ट तो बिक गया। फिर भी उन्होंने बोला नहीं, हमको अगर मार्केट में कॉम्पिटेंटली सर्वाइव करना है, ग्रोथ करनी है, तो ओला ने क्या किया, आफ्टर सेल सर्विस दिया। और आज आप देखिए 30 to 40% मार्केट लीड कर चुका है ओला, लिटरली आपको बोल रहा हूं मैं। अभी तो उसके कस्टमर केयर सपोर्ट सर्विस भी आ गए ना, यहाँ पे शोरूम आ गए ना, तो इसलिए अभी क्या हो रहा है 30 to 40% मार्केट वो कैप्चर कर चुका है ओला। तो ये कैसे किया मार्केट, बताओ, आफ्टर सेल सर्विस। आप देखो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना लॉस करती है लेकिन कस्टमर को नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसको पता है कि ये कस्टमर मेरे लिए सिर्फ एक नहीं है, इसके बाद 10 कस्टमर और आएंगे मेरे पास इसको देखकर। अगर ये कॉम्पिटेंटली रिटेन हो गया मेरे पास, सेटिस्फाइड हो गया, तो इसको देख के 10 आएगा, और भले मैं आज लॉस में कर रहा हूं लेकिन अगली बार मैं प्रॉफिट ही कमाऊंगा। तो इस तरीके से अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखना है तो आफ्टर सेल्स सर्विस आपको देना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको नुकसान भी उठाना पड़े वन टाइम, उठा देना बिंदास, इट्स एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। क्या होगा तुम्हारे लिए वो, समझना, दुकान बनाने में खर्चा आ गया वो। जब तक गुडविल नहीं अर्न होती आपको दुकान बनता नहीं है। गुडविल अर्न की हुई दुकान ही हम उसको बोलेंगे वेल एस्टेब्लिश्ड दुकान है वो। क्लियर, समझो आपको अच्छे से? तो देखो वही है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। जितना भी आप वारंटी पीरियड दे रहे हो, वारंटी और गारंटी में फर्क क्या होता है? हाँ, गारंटी में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट रिप्लेस होता है और वारंटी में आपको रिपेयर करके देते हैं, ओके, प्रोडक्ट को, ठीक है। अब आप देखिए एक CFL 40 रुपए का मिलता है, 400 का मिलता है, फर्क क्या है, ओनली गारंटी। फिर भी कस्टमर 400 भी लेता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं 400 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को जितना पीरियड का गारंटी दे रहा है, वारंटी दे रहा है, वो उतना पीरियड मुझे अब देखना ही नहीं है, उसको डबल इन्वेस्ट ही नहीं करना है। इसलिए हम रिलायबिलिटी किसके ऊपर हो सकते हैं, जो प्रोडक्ट की कंपनी गारंटी देती है, और वो कंपनी जो गारंटी दे रही है या वारंटी दे रही है, वही कंपनी मार्केट के अंदर एक अच्छा गुडविल अर्न करके लॉन्ग टाइम प्रॉफिट अर्न कर सकती है। ओके, तो इट्स अ लेसन फॉर यू।
छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अब प्रोफेशन में भी लागू होती है। कई कोई ट्यूशन क्लास पढ़ा देते हैं, बोलते हैं अब हमने पढ़ा लिया, तुम देखो क्या है। कोई ट्यूशन क्लास वाले साथ लास्ट तक आपको साथ में लग जाते, नहीं हम आपके साथ है, डोंट वरी अबाउट इट। तो बताओ आप जुड़ना किससे पसंद करोगे? जो ट्यूशन क्लास वाले आपके साथ लास्ट टाइम तक खड़े कि भाई नहीं हम एक को भी छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से क्या हुआ है, इस तरीके से प्रोफेशन में भी लागू होता है। अब कोई सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको बैलेंस शीट बना के देता है, बोलता है तुम देखो क्या है। कोई क्या करता है, आपको बैलेंस शीट बना के आपके आईटी सेगमेंट में नोटिस आती है, वो आपको लास्ट टाइम तक खड़ा होता है कि नहीं यार मैं हूं आपके साथ, चलो। कोई लॉयर आपकी केस लड़ने के बाद भी कोई कॉन्सिक्वेंस आते हैं बाद में, तो उसमें भी वो आपके साथ रहता है कि नहीं यार मैंने फीस ली है केस की तो पूरा लास्ट तक छोड़ूंगा नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोडक्ट बेचना आसान है, निभाना मुश्किल है। और वो निभाया तभी जाता है जब कस्टमर को आपकी दुकान सेल करने के बाद भी अच्छी सर्विस कॉम्पिटेंटली देगी। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर को उस प्रोडक्ट के ऊपर टोटल इंफॉर्मेशन दे। और इसलिए आप देखो बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है तो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसका पूरा इंटीग्रेंट्स कितने, कंटेंट्स क्या है उसके अंदर, प्राइसिंग क्या है, एमआरपी क्या है, ओके, उसके बाद कितना पीरियड चलेगा फ्रेश, गेट आउट, गेट आउट। तो ये सब बताता है। आप नोटिस करो ना, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है ब्रांडेड का चीजें, तो उसमें क्या होता है, लिखा होता है सब कुछ। और जो नॉन ब्रांडेड होती है उसमें लिखा नहीं होता है, तो हम क्या होता है उसके ऊपर रिलायबल नहीं होते क्या बताओ, नहीं, ना एमआरपी बनाते, ना क्या बनाते, ना एक्सपायरी डेट रहती, ना क्या रहती। एक्चुअली है तो बिजनेस की जिम्मेदारी, ये कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है बोलना अभी की लाइफ में। पूछो क्यों? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको पोक सिस्टम में राइट टू इन्फॉर्मेशन बताया हुआ है। एक अब कंज्यूमर और बिजनेसमैन दो लोग डील कर रहे हैं, एक की अगर राइट से दूसरे की अपने आप क्या होंगी जिम्मेदारी। तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं ये, और कंज्यूमर के राइट्स में भी आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, याद करो। तो इसकी मतलब क्या है, इस दुकान की जिम्मेदारी है और कंज्यूमर का हक है, क्या ये, हाँ पावर है उसके पास ये। तो इसलिए वही बताया गया है। आप देखो कोई प्रोडक्ट के ऊपर आपके पूरे उसके इंटीग्रेंट्स सब लिखे होते हैं, कॉशंस, अच्छा किसके लिए नहीं है लिखा है आपने, देखा है, दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर अंडर 3 years चिल्ड्रन, ऐसा लिखा होता है, कॉशंस बोलते हैं इसको। यानी इन शॉर्ट भाई इसके लिए ये इस चीज से बचाओ इसको, ये उसके लिए नहीं बना हुआ है, ओके। लिखा होता है नॉट वैलिड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लिखा होता है ना इससे, यानी कोई प्रोडक्ट प्रेग्नेंट वुमेन के आगे मत लाओ, वो भी हानिकारक होता है। हंस रहे कि वो तुम पैदा नहीं हुए क्या, नालायक हो, हाँ समझा। तो रिस्क, साइड इफेक्ट्स सब लिखा होता है, और ये जिम्मेदारी है किसकी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट वो सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट है ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। यस, जो है वो दिखाओ, 19-20 बार दिखाओ, लेकिन ऐसा मत दिखाओ कि व्हाइट टोन 2 मिनट में गोरा। देखा है आपने, पॉन्ड्स देखो, पॉन्ड्स स्टॉक है, पाउडर। अब पॉन्ड्स क्या बोलता, हम आपको खुशबू देते हैं, हम आपको गोरा धीरे धीरे करेंगे। तो पॉन्ड्स आज तक मार्केट में टिका हुआ है क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस सच में है, नो डाउट। लेकिन एक व्हाइट टोन आया था, व्हाइट टोन पाउडर, वो क्या बोलता, व्हाइट टोन 2 मिनट में गोरा। ऐसा बिक रहा था पूछो ही नहीं। तो ऐसे फिक्टिशियस एड माल देखो जिससे कस्टमर मिसलीड हो, वैसी एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए। और एक और बात, एड ऐसी करो जो कोई लॉ को वायलेंस ना करे, यानी कोई लॉ को तोड़े ना। एक बार क्या हुआ था, आपने देखा होगा, अभी एक सीएट टायर की एक ऐड आई थी। सीएट टायर में क्या होता है, हाँ, तो सीएट टायर में क्या होता है, उसमें ऐड दिखाया था कि जगह पे ग्रिप मिलती इसको। तो दिखाने के लिए क्या हुआ था, सीएट टायर वालों ने क्या किया, एक बाइक मैन को बाइक दिया था, अचानक बच्ची आ गई,
रास्ते से, तो गाड़ी ब्रेक दिया उसने, लेकिन ब्रेक करने के दौरान क्या किया उसने, गाड़ी का स्टंट मारा, ऐसे घुमा दिया उसने। वो घुमाने के बाद उसको लॉ ने वॉल्यूम्स क्लियर किया, उसको बोला बंद करो गेट। क्यों? आपने दिखाया ग्रिप पे गाड़ी में, अच्छी बात है, लेकिन आपने स्टंट क्यों मारा? ऐसे आपको देख के बच्चे बिगड़ेंगे, एक्सीडेंट बढ़ेंगे। तो वहां पे बोला ये वॉयलेंस है लॉ का, ट्रैफिक रूल का, सो प्लीज इसको बंद करो। तो वो सीए टायर ने फिर एडिट करके उसको बनाया कि भाई गाड़ी सब जगह पे रुकी, स्टंट नहीं मारा उसने। तो कहने का मतलब क्या है, अब अगला नंबर किसी और को भेजना है क्या, चाहता है कोई? हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ऑनेस्ट ऐड करना है, जो आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है आप सप्लाई करो, लेकिन कुछ भी मत दिखाओ, ऑनेस्ट फेयर ऐड दिखाओ भाई, जो आपके प्रोडक्ट में दम है उतना ही दिखाओ, कुछ की कुछ दिखाओगे कोई पॉसिबल नहीं है। क्लियर पिक्चर आपको? वो सिर्फ आपको वन टाइम प्रॉफिट देगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं, आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। क्योंकि क्या होता है ऑनेस्ट ऐड जो है ना, ऐड आपका एंट्री है, एग्जिस्टेंस तो आपका प्रोडक्ट ही देगा ना, और प्रोडक्ट आपका दम होगा तब चलेगा। आप जो दिखा रहे हो आप वो सप्लाई करो ना। अभी देखो पॉन्स है, पॉन्स कंपनी बोलती है हम प्रेग्नेंस वाला टॉक दे रहे हैं आपको, और सही में उसके इसमें प्रेग्नेंस होता है। यार्डली वगैरह जितने भी प्रोडक्ट्स है, ये टॉक जो होते हैं, यानी इन शॉर्ट पाउडर, गेट आउट। तो वैसी वाली ऐड नहीं चाहिए। देखो लिखा हुआ ये, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कोई अंतर नहीं है। जो मॉनिटरी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन यूज करके, मनी का यूज करके जो एक्टिविटी करती है उसको हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बिजनेस भी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स व्हाई मैं बार बार कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहा हूँ। ओके, टू गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन इन एडवर्टाइजमेंट अबाउट द गुड्स, इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग टू द कंज्यूमर। मिसलीड का मतलब गुमराह करना है ना, उसको कुछ भी नहीं दिखाना जिससे कस्टमर इन्फ्लुएंस हो जाए, लेकिन वो प्रोडक्ट में कुछ रहा ही नहीं। जैसे आप देखो, मैंने आपको बताया अभी पॉन्ड्स वाइट टोन प्रोडक्ट आया था मार्केट में, कैसा आया गया पता चला नहीं, क्योंकि 2 मिनट में वो गोरा करता क्या, ऐसा तो कोई इंडिया में काला होता नहीं था। और भैया तो हमको क्या बेच रहे, साउथ अफ्रीका बेचो, वेस्ट इंडीज में बेचो, वहां इसकी ज्यादा होते, हम तो गोरे थोड़े बहुत हैं, वहां तो कोई भी नहीं है, जाओ वहां बेचो। समझा आपको क्लियर? इस तरीके से सोच समझ के ऐड करनी चाहिए, कुछ भी नहीं। हाँ, हाइट कम नहीं बढ़ती, मम्मी को बोलो कंप्लेंट पिलाए। अब कंप्लेंट अगर हाइट बढ़ी होती थी हर चीज से, देखो मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बढ़ सकती है, विटामिन प्रोटीन देते होंगे नो डाउट, लेकिन प्रोबेबली चांसेस कितने हैं, 10, 12, 2%, 5%, 10% बस। अरे वो तो जेनेटिक है ना भाई, हाइट बढ़ना तो जीन्स में ना, हमारे पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है वो। हाँ, कॉमर्स वाले बच्चों को मैंने जीन्स का नाम कहाँ से ले लिया, ठीक है। संतुष्ट में कंज्यूमर की जिम्मेदारियां लेकर हम कस्टमर की जिम्मेदारी लेकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ओके, हाँ, दूसरा है, आगे है, वो है मार्केट रिसर्च। देखो, इनोवेशन का एग्जाम्पल बिजनेस है। आज अगर इनोवेशन है तो इसलिए कि बिजनेस ग्रो कर रहा है। एक बिजनेसमैन, व्यापारी अपने कमाने के लिए वो इनोवेशन करता है। आज हम जो अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही देन है। पूछो क्यों? आज जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिल रहे हैं एकदम इजी वे से, हमारे लाइफ में इंप्रूवमेंट आई है, हमारी लिविंग सेंस जो है वो बहुत इंप्रूव हो चुका है, वो बिकॉज ऑफ बिजनेस कैसे हुआ है। अब तो कोई बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटा दुकान कोई भी है, ये इनोवेशन क्यों कर रहे हैं? कमाने के चक्कर में। तो अब इनोवेशन के लिए मार्केट रिसर्च चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट का इनोवेशन तब होता है जब मार्केट में उसकी डिमांड होती है, और मार्केट में डिमांड जानने के लिए पहले उसका रिसर्च करना पड़ता है। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पहले जिम्मेदारियां ये कहती है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पहले मार्केट का रिसर्च करना चाहिए, और रिसर्च के बाद ही वो अपने प्रोडक्ट को लाएं। और जिस मार्केट में वो रिसर्च कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट मार्केट के लिए बना हुआ है उसी मार्केट में लाएं। एवरी प्रोडक्ट इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ मार्केट।
इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था जिलेट का, याद करो। जिलेट का एक बार शेविंग ब्लेड है, शेविंग ब्लेड जो है ना वो जिलेट ने लाया था, बटन दबाओ बाल अन्य से निकल जाते हैं, यानी आप यूज करते हो उसको रीयूज। वैसे क्या होता है ब्लेड यूज एंड थ्रो वाले आते थे जिलेट के पहले। शेविंग के लिए बात कर रहा हूँ, क्लीन शेव के लिए, मैं उसका नहीं यूज कर रहा हूँ, ट्रिमर का। तो क्या हुआ, जिलेट कंपनी ने फॉरेन के एक यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सपोज उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर ट्रायल दिया। वहाँ के लोगों ने उसको यूज किया, यंगस्टर लोगों ने, यूथ ने, और वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा था। लेकिन जिसे इंडिया में लाया उसको, वो फेल हो गया। रीजन देखा गया क्या, रिसर्च कहीं और किया, प्रोडक्ट कहीं और लाया। तो भाई इंसान तो इंसान होगा, तो बोला नहीं, वेदर चेंज होने की वजह से हमारे जो हेयर्स वो भी अलग है। यानी क्या, वहाँ के जो बाल है वो सॉफ्ट होते हैं उनके, हमारी बहुत हार्श होती है ये शेविंग, है ना। तो होता क्या है यहाँ पे, जब अमेरिकन या जो विदेशी लोग हैं वो जब अपना शेविंग कर रहे थे तो वो उनके बाल इजीली निकल जा रहे थे, और वो ब्लेड को ऐसे 2 बार किया तो इजीली निकल जाता है ब्लेड से बाल, बटन दबाया तो। और यहाँ पे जब वो घुमा रहा है तो ब्लेड तो काम ही नहीं कर रहा है, और वो बाल अटक जा रहे हैं, और वो जब ऐसे घुमा रहा है बटन वो कर रहा है तो उससे बाल निकल भी नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या था कि मार्केट, अब उसका 2 रीजन था। एक तो जो बाहर के लोग होते हैं वो शेविंग कैसे करते हैं, नल का खोला रखते और यहाँ से शेविंग करते, और नलके के बाजू में वो प्रेशर से वो बटन दबाएंगे तो नलके के प्रेशर से बाल निकल जाते थे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मग्गा लेते हैं, मग्गा ठीक है, हाँ, मग्गा लेते हैं, मग्गे के अंदर पानी डालते हैं और बैठते आ जाओ शेविंग करते अब। और जब मग्गे में शेविंग घुमाने के, ब्लेड घुमाने के बाद जब वो मग्गे में डाला था तो वो जा रहा ही नहीं। डोंट वरी, तुम नहीं करते मेरे को पता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स दिखाऊंगा आपने, हमारे एंसेस्टर्स वो करते हैं, आज भी शेविंग करना होगा तुमको। वो लोग ट्रिमर यूज नहीं करते बेटा, वो लोग शेविंग के लिए शेवर यूज करते हैं। तो ये समझा। तो कहीं इन शॉर्ट क्या हुआ है, जहां प्रोडक्ट ला रहे हो भैया मार्केट भी उसी की रिसर्च करो, जरूरत है तो लाओ, नहीं है तो मत लाओ, और पहले रिसर्च करो फिर प्रोडक्ट लाओ तो आपका बिकेगा। और ये जिम्मेदारी भी है। अब सर ये जिम्मेदारी क्या है, ये तो बिजनेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू सही है। देखो नहीं, ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू सही है। पूछो क्यों, मार्केट रिसर्च होता है तो नई नई डिमांड जागती है, नई नई डिमांड जागती है, तो ये बिजनेस की जिम्मेदारी है कि डिमांड को फुलफिल वो करे, क्योंकि आखिर में ओवरऑल हर कॉमन पीपल को कंजम्पशन तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही कराएगा, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। तो अगर तुम जो आज न्यू प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जो नए नए टेक्नोलॉजी से आप जुड़ रहे हो, वो जो प्रोडक्ट मार्केट में आए हुए हैं उसका जो रीजन है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो अपनी जिम्मेदारियां ले रहा है, इसीलिए वो चल रहा है। अब आप देखो, जो कंपनियों ने इनोवेशंस किया वो प्राइस मेकर बनी, प्राइस टेकर नहीं। क्योंकि इनोवेटिव प्रोडक्ट जो होता है ना, जब तक के वो कॉमन नहीं बनता तब तक के पेटेंट्स हमारे पास है, तो हम अपने मन मुताबिक अपना भाव बेचेंगे, और इससे क्या होगा, अपने आप क्या होगा, हमारा सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कस्टमर भी सेटिस्फाइड, कस्टमर को ऑप्शन का है दूसरा। इसलिए मार्केट रिसर्च करते रहो, जितना मार्केट रिसर्च करोगे उतना अच्छा है। अब आप देखिए, आपके पढ़ाने के साथ साथ मैं कोर्सेज बना रहा हूँ। कोर्सेज की डिमांड आज नहीं है, लेकिन मेरे को मालूम है आने वाले 5 साल के अंदर फ्यूचर वही है। कोई बच्चे को टाइम नहीं रहेगा कि ऑफलाइन आके वो ट्यूशन क्लास शुरू करे। ग्लोबल मार्केट में जुड़ना है तो हमें अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा। किसको पसंद नहीं आता ये फालतू करना नहीं काम में, जो क्यों, इसमें फेयर होता है, बिंदास नहीं बोल पाते, एक्स्ट्रा की बातें नहीं कर सकते, कुछ डिस्कशन करना होता है तो वो भी रुका के करना पड़ता है बच्चों के साथ। तो ये हमको पसंद नहीं है, लेकिन क्या होता है, ये वक्त की डिमांड है। आगे आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि हर बच्चा शायद ऑनलाइन ही पढ़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट रहेगा ही नहीं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का एक्सपांशन बढ़ रहा है। तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि ये फ्यूचर की डिमांड है। फ्यूचर की डिमांड को जागना भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इससे इनोवेशन आता है। क्या आता है, देखो वही लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द गुड्स। अच्छा, रिसर्च इसलिए नहीं करना है कि हमको नया इनोवेशन चाहिए, वो तो चाहिए, हमको रिसर्च और भी करना है कि हम अपनी क्वालिटी और कितना अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, और उसकी कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल दूं, एक्टिवा। आप देखो, एक्टिवा, होंडा कंपनी की जो एक्टिवा थी वो ईयर 2000 से लेकर 2010 के मॉडल तक के अगर आप देखोगे ना,
तो इसमें आपको काफ़ी हेवी मटेरियल आपको मिलेगा, एल्यूमिनियम। पूरी गाड़ी एल्यूमिनियम थी और कहते हैं वो एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता था जो प्लेन में यूज़ होता है। प्लेन में एल्यूमिनियम बहुत हल्का यूज़ होता है, मालूम आपको? मतलब हल्का मतलब लाइट वेटेड होता, बहुत वो मतलब मजबूत है, लेकिन लाइट वेटेड एल्यूमिनियम जो होता है ना वो होता है यूज़। क्या हुआ, पूरी बॉडी एल्यूमिनियम थी। अब क्या हुआ, आप देखो एक्टिवा हर साल अपने प्रोडक्ट को मॉडल में चेंज करती है, 3G 2G 5G 6G 7G, ये जो लाती है ये नए नए मॉडल्स, इसके अंदर दो काम करते हैं। एक तो क्वालिटी इंप्रूव करती है, कुछ ना कुछ नए नए फंक्शन देती है। आप देखो एक्टिवा कस्टमर को रिसर्च करती है। पहले क्या होता था, कस्टमर एक्टिवा के अंदर पेट्रोल भरने के लिए डिक्की खोलनी पड़ती थी, कस्टमर उठता था बेचारा, फिर वो डिक्की खोलता था। डिक्की के लिए पहले चाबी पीछे होती थी, कभी कभी क्या होता था चाबी अंदर ही रहती डिक्की के अंदर, होता है कभी एक्सपीरियंस? क्या है, पुरानी गाड़ियों में क्या होता था, चाबी निकाला यहाँ से इग्निशन से और डिक्की के लिए अलग से लॉक था, वहां लगाओ पुरानी गाड़ियों में। फिर क्या होता था, फिर वो गाड़ी की चाबी कभी कभी डिक्की में अंदर जाती थी और डिक्की बंद, लग गए बांधने। ये रिसर्च किया, कस्टमर समझा, कस्टमर की जगह पे रह के देखा प्रॉब्लम कहाँ आती है। फिर उन्होंने क्या किया, डिक्की का लॉक उधर दे दिया, पेट्रोल के लिए अंदर डिक्की रखी, पेट्रोल टैंक। फिर धीरे धीरे और उसको चेंजेस करके क्या किया, पीछे से लगा दिया। आज क्या होता है, कस्टमर पेट्रोल पंप पे जाता है और बोलता है 100 का पेट्रोल भरना, तो उसको उठना नहीं पड़ता। वो क्या करता, यहाँ से बटन खोलता, पीछे से अपने आप वो खुलता पेट्रोल का कॉक और अपने आप भर जाता। तो ये जो नए नए इनोवेशंस है, ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव करना है वो देखो। कभी कभी क्या होता है, कोई रनिंग आइटम हमको बंद नहीं करना पड़ता है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसकी डिमांड है। लेकिन उसके अंदर अगर मार्केट में लेना है तो समय पर आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर बदलाव चाहिए। क्या चाहिए, बदलाव। और बदलाव के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि जरूरत किस चीज की है। अब आप देखिए, मैंने आपको एक वीडियो दिया था सोशल ये एमर्जिंग मोड्स का। अब एमर्जिंग मोड्स का मैंने वीडियो दिया था, वो 2 साल पहले का वीडियो था मेरा। अब आप देखिए उसका तरीका और आज के तरीके में फर्क है। फर्क क्यों है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अपने आप को हर दिन डेवलप कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट की स्टेज ही इंडिकेट करती है कि आपका बिजनेस जो है या आपका प्रोफेशन जो है वो ग्रोइंग स्टेज में है, और ये कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए ही होता है। ओके, क्लियर समझा आपको? इस तरीके से हर दिन अपने प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च करो कि क्या इसके अंदर कमी है, और वो रिसर्च से हम अपनी क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो इम्प्रूव करते हैं और रिड्यूस करते हैं अननेसेसरी कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग का मतलब मिलावट नहीं होता है, कॉस्ट कटिंग का मतलब है अननेसेसरी कॉस्ट को कम करो। अब आप देखिए, एक्टिवा की बात करता हूँ। एक्टिवा का जो मॉडल है, पुराना मॉडल, वो पूरा एल्यूमिनियम बॉडी होता था। 2010 से लेकर 2020 तक के उन्होंने जो मॉडल बनाया, उसके अंदर कुछ पार्ट फाइबर डाला और कुछ पार्ट एल्यूमिनियम डाला। सामने का फाइबर डाला और पीछे का और बीच का जो है पूरा बॉडी वो एल्यूमिनियम किया कि गाड़ी गिरेंगी तो ऐसे गिरेंगी, ऐसे गिरेंगी, लेकिन ऐसे पुलांटी मार के गिरेगी। ओके, हाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने रिसर्च किया, इससे क्या हुआ, फाइबर सस्ता है एल्यूमिनियम से, तो उन्होंने क्या किया, फाइबर को डाल के अपना कॉस्ट कम किया। अब कॉस्ट कम करने से उनकी क्वालिटी नहीं गिरी, क्वालिटी उतनी थी उनकी, क्योंकि एक्सीडेंट होने की वजह से उनका मजबूती उतनी थी, लेकिन अननेसेसरी वेट कम हो गया। तो कस्टमर को एवरेज मिल गई। क्या मिल गई, जितना गाड़ी का वेट कम होता है एवरेज उतना ही वो ज़्यादा देती है, लेकिन रिस्क उतना ही ज़्यादा होता है। फिर लाइट वेटेड गाड़ी जो ना वो एयर में बबरिंग करती है, यानी स्पीड से जाओ ना तो गाड़ी बबरिंग करती है, लेकिन गाड़ी अगर वेटेड रही तो गाड़ी सतह मतलब ज़मीन से टिक के चलती है एक्चुअली। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने को समझना पड़ता है, वो साइंस का काम है। लेकिन आपको बता रहा हूँ, ये इंजीनियर बड़े बड़े कंपनियां लेके बैठी हुई है। क्यों लेके बैठी हुई है, बिकॉज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर पिक्चर आपको समझा? नेक्स्ट है कंज्यूमर वेलफेयर। हाँ, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू असिस्ट द गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर एसोसिएशन फॉर द प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर। कुछ समझा? देखो, assist the government and consumer association for the promotion of consumer welfare। मार्केट को अगर फेयर बना चाहते हो तो कंज्यूमर का एसोसिएशन कभी नहीं तोड़ना, और कंज्यूमर एसोसिएशन के लिए जितने भी एफर्ट्स उठाने पड़े हर एक बिजनेसमैन को उठाना चाहिए। कंज्यूमर एसोसिएशन यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स, और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है।
कभी भी याद रखना, कोई भी जब बिजनेस के लिए नई पॉलिसी बनती है, क्या बनती है, नई पॉलिसी, तो फाइनेंस मिनिस्टर को कंज्यूमर के रिप्रेजेंटेटिव को बिठाना पड़ता है वहां पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव अगर वहां बैठता है तो ऐसा माना गया कि अगर वो खुश है पॉलिसी से तो सब कंज्यूमर खुश है और सब बिजनेसमैन खुश है, और वो बिजनेसमैन को रोकना नहीं चाहिए। समझा क्या? एग्जाम्पल दूं, जब निर्मला सीतारमण जी, नहीं अरुण जेटली जी जब जीएसटी बना रहे थे, अरुण जेटली जी जब जीएसटी बना रहे होंगे तो जीएसटी आपको लगता है वो ऐसे बस बोल दिया और पास हो गया? नहीं, जीएसटी की जो पॉलिसी फ्रेमिंग की गई थी पहले, वो कंज्यूमर के एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव को बताया गया, उनको समझाया गया, उनको फेवरेबल लगी, उसके बाद ही वो लोगों ने क्या किया, बिजनेस के अंदर जीएसटी को लागू किया, और जीएसटी का वेलकम हर एक व्यापारी ने किया, वन नेशन वन टैक्स के प्रिंसिपल से। तो ये वेलकम करना ही एक जिम्मेदारी है। डिनाई किया गया, बिजनेसमैन को कितनी तकलीफ गई कि नहीं? जीएसटी आने के बाद बिजनेसमैन को तकलीफ गई कि नहीं गई, बताओ? गई ना, बहुत गई। नहीं गई तकलीफ? बहुत गई, स्टार्टिंग में तकलीफ है ना, तो तकलीफ फिर भी उन्होंने सहा। क्यों सहा? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि कस्टमर के लिए अगर फेवरेबल मार्केट है ये, तो बिल्कुल होना चाहिए ये। तो ये जिम्मेदार वेलकम करके ही, पॉलिसीज को वेलकम करके ही इन शॉर्ट कंज्यूमर वेलफेयर किया। यानी कस्टमर के लिए जो वेलफेयर पॉलिसी बन रही है, गवर्नमेंट को असिस्ट भी करना है, उससे हेल्प भी करना है गवर्नमेंट को, और कंज्यूमर एसोसिएशन को सपोर्ट भी करना है। समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से ये कंज्यूमर वेलफेयर समझ में आ गया होगा आपको, जिम्मेदारी। नेक्स्ट है अटेंड कंप्लेंट्स। हर एक दुकान की जिम्मेदारी है, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर की कंप्लेंट सुने। ये राइट टू हियर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर राइट टू हियर, ये कस्टमर का राइट भी है और बिजनेसमैन की जिम्मेदारी भी है। आप देखो बड़े बड़े बैंकों में, बड़े बड़े कंपनियों में सजेशन बॉक्स होता है, कंप्लेंट बॉक्स होता है, और वो कंप्लेंट बॉक्स पे सिर्फ उसको आपको लिखने के लिए नहीं है, उसके ऊपर एक बड़ा डिपार्टमेंट बनता है कंपनी का, बड़ी बड़ी दुकानों का, और बड़ी बड़ी दुकानें कंप्लेंट बॉक्स देकर, कंप्लेंट का प्रोविजंस देकर कस्टमर के रिव्यूज जानना चाहते हैं कि हमारे प्रति तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे व्यूज क्या है हमारे प्रति, और ये उसकी वेलकम करना चाहिए, डिनाई नहीं। कंप्लेंट्स को सुनना चाहिए। आप देखो बड़े बड़े दुकानें जो चलती है, वो आप कहीं भी जाते हो, वो आप उनको 10 बार सुनाते हो, वो सुनते कि नहीं सुनते? सुनते, एकदम प्लेजेंटली बात करते। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप हमारे प्रोडक्ट से ना खुश हो, आप बताओ ना हमें, हम रेडी है उसको सुधारने के लिए भी। तो यहाँ पे वो भी बता रहा है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन द कंप्लेंट्स अबाउट द कंज्यूमर सिंसियरली एंड सजेशन ऑफ कस्टमर्स शुड बी वेलकम्ड। इसलिए आप देखो हर एक बड़े बड़े ब्रांच के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स होता है कि आप कंप्लेंट डालो, हम बैठे, क्योंकि आपकी कंप्लेंट क्या है ग्राउंड लेवल पे हम रह के ही समझ सकते हैं। जब देखो एक अच्छा व्यापारी कौन बनता है बताओ? एक अच्छा व्यापारी वही होता है जो कस्टमर बन के व्यापार करता है। सिंपल भाषा में, अगर आप कस्टमर बन के बिजनेस करोगे तो ही आपको कस्टमर के ग्राउंड लेवल पे समझेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां है। यही लीडरशिप होती है एक्चुअली। हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहिए थे, प्राइम मिनिस्टर क्यों है बताओ? मोदी जी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के जगह पे सोचते ही नहीं है। वो सोचते कि मैं भारत का कॉमन नागरिक हूं, मेरे को क्या तकलीफ है, मैं वो रिजॉल्व करूंगा। तब एक अच्छा लीडर फॉलोअर बन के ही लीडरशिप कर सकता है। वैसे ही एक बिजनेसमैन को अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो उसको पहले कस्टमर बन के बिजनेस करना पड़ेगा, कस्टमर की सोच को रख के बिजनेस करना पड़ेगा। और कस्टमर को प्रॉब्लम क्या है वो अगर नहीं पता होगा तो बताओ, समय रहते हुए अगर हमने उसको नहीं सुधारा तो अच्छा खासा बिजनेस हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये बात प्रोफेशन में भी लागू होती है, प्रोफेशन में भी ये बात प्रोफेशन में लागू होती है। अगर प्रोफेशनल्स, क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स अगर आपके हाथ से धीरे धीरे छूट रहे तो उसके पीछे का आप रीजन जानो कि क्या है एग्जैक्ट कॉज, बजाय अपना ओवर कॉन्फिडेंस रखकर। जब आप ये सब ग्राउंड लेवल पे सोचोगे तो ही आप अपने प्रोफेशन को भी मेंटेन कर पाओगे अच्छे से।
तो वही है, इसलिए आप देखो बड़ी बड़ी कंपनियां आपके कंप्लेंट्स को नज़रअंदाज नहीं करती, उसके ऊपर वो रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। और रिजॉल्व ही नहीं, फ्यूचर में ये कंप्लेंट, फ्यूचर में ऐसी कंप्लेंट डबल ना है, वो सिस्टम तैयार करती है। और इसलिए वो लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग टर्म जाती है, लार्ज स्केल में खेलती है। उनकी पॉलिसी ही कंज्यूमर के वेलफेयर के, कंज्यूमर की कंप्लेंट से बनती है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, एक स्ट्रक्चर बनने में, एक सिस्टम बनने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार वो सिस्टम आपका सेट हो गया, फिर आपको बस वो रिपीट करना है। करना है वो रिपीट, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखो 12th में आप सभी को इंग्लिश में पढ़ाऊंगा ही, मैंने आपकी बात को इग्नोर नहीं किया। दैट्स व्हाई आई रिप्लेस फॉर 11th क्लास टीचर। आप समझिए मेरी बात को, क्योंकि कंप्लेंट्स को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते, हमें वो सुनना ही पड़ेगा और उसके ऊपर एग्जीक्यूशंस करने पड़ेंगे समय पर। इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल पे रहना। क्या बोलते हैं इसको? यानी जीरो लेवल पे रहकर आप अपने बिजनेस को, एम्पायर को समझते हो। आज अंबानी भी वो करता है। आज बड़ा बड़ा जो अंबानी बिजनेस ला रहा है, दुकान कितनी बड़ी है, वो करोड़ों अरबों का मालिक है, बराबर है कि नहीं? बट स्टिल जब वो नई पॉलिसी फ्रेमिंग करता है तो कस्टमर बन के फ्रेमिंग करता है कि कस्टमर को प्रॉब्लम क्या होगी, वो कंप्लेन जो उसके बाद आई हुई है, फिर पास्ट में सजेशन जो आए हुए हैं उसके ऊपर वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है कस्टमर सेफ्टी। हर एक दुकान की जिम्मेदारी है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो कस्टमर को सेफली प्रोवाइड करे, सेफ्टी प्रोवाइड करे। जो प्रोडक्ट में अश्योरेंस नहीं है सेफ्टी का, कस्टमर उसे वो प्रोडक्ट लेने में कभी प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि हेल्थ से कोई खिलवाड़ करता नहीं है, कॉमन सेंस है। तो अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर का सेफ्टी मेंटेन रखता है तो ही मैं कहूँगा कि आपकी दुकान ने जिम्मेदारी ली है कस्टमर की, और कस्टमर फिर ही आपकी दुकान से सेटिस्फाइड होगा। समझा आपको? क्लियर समझ आ रहा क्या? तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कस्टमर की सेफ्टी नॉर्म्स पहले चाहिए, और जो नहीं होंगी वो कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं। अब आप देखिए, मैं आपको एक अपना इंसिडेंट बताता हूँ, आपको ध्यान दो। क्या हुआ था, 3-4 महीने पहले एक स्टूडेंट्स के लिए एक शॉर्ट ट्रिप ऑर्गेनाइज कर थे अकोला के नियर बाय। ट्रिप थी एडवेंचर पार्क की, नया आया था अभी एडवेंचर पार्क अकोला के इधर ही, नाम मुझे याद नहीं आ रहा और नाम मुझे लेना भी नहीं है, हाँ ठीक है ना, जो भी आप समझ गए होंगे। अब क्या होता है, बीइंग ए डायरेक्टर मेरा काम बनता है कि पहले मैं आपके सेफ्टी नॉर्म्स सीख के आऊँ। जब मैंने वहाँ पे विजिट किया, तो विजिट करने के बाद जो मैंने वहाँ के अम्यूजमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स देखे उनके, यानी जो एडवेंचर्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे, उसमें इंजीनियरिंग का कोई यूज ना, गावरान इंजीनियर ने बनाया होगा ऐसा लगा मुझे। वो जो क्यों, उसमें सेफ्टी नॉर्म्स था ही नहीं कुछ भी। यानी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कोई बच्चा अगर सपोज वो क्रेजी का, वो देखा आपने? नहीं, क्रेजी कासल नहीं, आपने देखा है कि वो नहीं, रोलर होता है उसमें चलना पड़ता है, देखा है आपने? एक से ऊपर एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब वो रोलर जो है, वो रोलर बनाए तो गए थे, लेकिन पानी का जो लेवल था बहुत छोटा था, और दूसरी बात, वो रोलर थे लोहे के पूरे, उसके ऊपर कोई कुशनिंग बड़ी नहीं थी भाई, ऐसा कि अगर इसका सर टकरा गया आपको लोहा सच में लगेगा उसको, और लगेगा तो फिर क्या होगा, वो अगर एक बार लगा तो बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेडली हैपन हो सकता है कुछ चीज़ें। फिर उसके बाद वो ऊपर एक साइकिल थी रस्सी से चलने वाली, साइकिल रस्सी, वो पैदल नहीं, हाथ से मारना पड़ता, हाथ से मारना पड़ता। तो जब मैं उसमें राइड किया तो वो अपने आप चलने लगी पाए, तो लेकिन जो जिस स्पीड से वो पैदल घूम रहे थे, अगर गलती से किसी का कोना वहाँ पे, मतलब एकदम नियर बाय, कम से कम 6-7 इंच का अंतर होगा, बस गलती से किसी बच्चे ने ऐसे ऊपर कर दिया और वो फास्ट में चल रहा है जो पैदल, इतनी फास्ट में अपने आप वो लग गया, तो उसका फ्रैक्चर होना कंपल्सरी था। मैंने उसी को बोला कि आपने देखो एक नया इनोवेशन किया, नो डाउट, लेकिन उस इनोवेशन के अंदर इंजीनियरिंग का यूज बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि सेफ्टी नहीं है। और मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, अभी आप भले बंद कर दो, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेडली हैपन हो गया तो ये आपके लिए ना, वो पूरा ऐसा गावरान टाइप लगा था ना, कोई प्रोफेशनल ने नहीं बनाया, ऐसा लगा नहीं भाई, कोई इंजीनियर था, उसने कोई साइंस का यूज नहीं किया उसने वहाँ पे,
कॉज इफेक्ट्स नहीं थे उसके अंदर। अब मैंने उसको सजेशन दिया ना, अब वो उसके ऊपर था कि उसको लेना तो ले, नहीं अब उसने नहीं लिया या लिया मुझे पता नहीं है, लेकिन अब नहीं लिया होगा अगर वो एडवाइस, तो क्या हुआ होगा, तो अभी वो अब देखो इतना बड़ा एडवेंचर पार्क, बहुत बड़ा पार्क था वो, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी था नो डाउट, स्टिल नहीं चल रहा है। रीजन इज दैट ओनली, यही है रीजन कि सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है। जब मैंने फील किया कि मैं अगर 60 बच्चों को लेके जा रहा हूँ, मैं कहाँ ध्यान दूंगा भाई, एक बच्चा इधर रोलर घूम रहा है, एक बच्चा उधर जा रहा है, मैं कहाँ ध्यान दूं। ऊपर साइकिल पे देखो चढ़ रहा, गलती से ऊपर गया, खत्म, उसका पूरा लिटरली बोल रहा हूँ ऑपरेशन, उसकी कटोरी टूट जाती थी पूरी, मतलब नहीं आपको कटोरी होती है यहाँ पे, नी कैप, ओके रिकॉर्डिंग चल रही है, बिहेव, समझा आपको क्लियर, यानी इतना खतरनाक काम था। मैंने बोला सर ये बहुत डेंजर है, या आपने बनाया है ना इनोवेशन, नया थीम, नया कुछ सोच है, आपकी इनिशिएटिव अच्छी है, लेकिन क्रिएटिविटी अच्छी है, इनोवेशन अच्छा नहीं है। आपका काम था प्रोफेशनल लेना। अब वो इतने बड़े, आप बताओ पैदल गीले पैर चलेंगे अपन, फिसलना तो है ही है, फिसले और गलती से लोहे का अगर किसी लग गया, सब लोहे के बने हुए तो, जबकि उसको चाहिए था हाईली फाइबर, क्या चाहिए था, फाइबर नहीं स्पंज भी, और साथ में वो आता ना फाइबर के बने हुए बोर्ड आते, बोर्ड फाइबर की बनी, अपने का है ना हाईली फाइबर बना के चाहिए था, हल्का लाइट वेटेड, ये लगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसको, ये लोहे के बना के बैठे भाई कौन जाएगा। और उसके बाद गिरा तो उसमें पानी भी कितना, 1 या 2 फुट, 1 फीट बहुत, 12-16 इंच बहुत होगा, यानी नाम के लिए पानी था। अरे भैया उसको अगर गलती से नीचे भी लग गया तो भी वो हानिकारक है। नहीं इन शॉर्ट मुझे बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं दिखी, मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने मीटिंग बोला मैं नहीं लेके आऊँगा, आप पहले लेके जाओ, मैं तो बाबा गारंटी नहीं दूंगा आज, कल को एक बच्चे को भी कुछ हो गया गलती से, कौन जिम्मेदार। तो दैट्स वाई प्रोडक्ट ऐसे बनाओ, सर्विस ऐसी बनाओ जो सेफ्टी दे, क्या दे, सेफ्टी। आप समझे क्या मेरी बात को, अरे आ रहा समझ में आपको। तो यहाँ पे वही बताया गया है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर का मतलब पक्का करना, दैट प्रोडक्ट सप्लाई हैज नो एडवर्स इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट यानी गलत इफेक्ट ना करे, गंदा इफेक्ट ना करे, बैड इफेक्ट ना करे ऑन द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर उसने थोड़ा लॉजिक लगा के चेंजेस किया ना, उसके जैसा एडवेंचर पार्क। अब आप देखिए एडवेंचर पार्क डेला भी है, डेला लोनावला में है, लेकिन स्टिल डेला के पास बड़े राइड्स है, स्टिल वो भी डेला विश्व मालूम है आपको, हाँ वो प्रोफेशनल है, उसके लिए लोग पे भी करेंगे आपको, तेरा सर्विस दोनों ही है। देखो मैं प्रोडक्ट की बात नहीं, वो सर्विस की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक सर्विस रहा है लोकल लेवल पे, एक जरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। वो जो बनाए गए राइट्स है वो कोई ऐसे मामूली इंजीनियर बनाया, वो इंटरनेशनल लेवल का इंजीनियर होगा जब उसने सोच समझ के बनाया होगा पूरा। पंजी जंप मारना कोई मजाक की बात है क्या, वो जो मारते हैं वो पूरा सोच समझ के सब कैलकुलेशन होता है, उसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, सेफ्टी के नाम से पूरा होता है। पैराग्लाइडिंग होती है वो भी सेफ्टी नॉर्म्स है। तो इन्हें क्या सर्विस दो या प्रोडक्ट दो, देखो मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो है तो बिजनेस ही क्या है वो भी, लेकिन कोई भी दो सेफ्टी दो, ताकि अश्योरेंस मिले। उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने का अपना राइट नहीं है, और किया भी तो क्या होगा, 2 मिनट में आपका दुकान बंद। सोचो ना अगर आपके प्रोडक्ट ने किसने भी हार्म किया तो क्या होगा बताओ, सील लग जाएंगे ना। कॉमन सेंस, प्रॉफिट क्या लॉन्ग टर्म सोचो, तुम्हारे बांधे जाएंगे दुकान के। अभी मैगी के ऊपर क्यों बंद हुई थी, मैगी बताओ बीच में, मैगी बंद हुई थी आपको मालूम बीच में, क्यों बंद हुई थी, इतनी बड़ी पुरानी कंपनी यहाँ थी, वो बंद इसलिए हुई थी, एक बच्चे को फूड पॉइजन हुआ, में रीजन बताया गया मैगी, लैब से टेस्टिंग किया तो मैगी थी, केस कर दिया उसने, केस कर दिया, मैगी को नोटिस, मैगी तो गई गई, अमिताभ बच्चन को भी नोटिस आई, ला भैया फाइन भर, पब्लिक को तू ही बोला ना मैगी खाओ हेल्दी वेल्दी। उस दिन के बाद बंद ही कर दिया एड उसने, मैं नहीं आता। अरे ब्रांड एम्बेसडर था ना वो, तो कंपनी को ही नहीं फर्क पड़ता, मेरे दुकान को ही नहीं होता ताला, वो ब्रांड एम्बेसडर भी अफेक्ट होता है पूरा, उसको भी फाइन लगी थी ना। तो ये होता है
बिजनेस की जिम्मेदारी है। आज की तारीख में मैक्सिमम बिजनेसमैन ये जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं, और इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पा रहे। और जो ऑनेस्ट है क्या है, वो ये सब जिम्मेदारी देता है कस्टमर की, तो कस्टमर्स को रिटेन भी है और नए कस्टमाइजेशन बढ़ते हैं। तो अब देखो क्या सीखा आज के बाद आपने, कस्टमर की इन सब बातों में जिम्मेदारी लेकर कस्टमर अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, ए रखने के लिए नहीं बोला मैंने, शांत, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है बताओ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और कस्टमर हमारी दुकान से सेटिस्फाई कब होगा, जब इन सब बातों पे हम लोगों ने क्या करना है, उसकी जिम्मेदारी लेनी है। आपने नहीं, आपकी दुकान ने, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, आपकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इसी कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड कस्टमर या कंज्यूमर। ओके, एक जिम्मेदारी देखी लैंग्वेज के साथ, अब मैं डबल नहीं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, क्लियर। बाकी जिम्मेदारियां हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।